5 राज्यों के चुनाव हो गए, 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हो गई। मोदी मीडिया इसे भाजपा की प्रचंड जीत ही बता रहा है। कांग्रेस की तेलंगाना में जीत प्रचंड नहीं है क्योंकि वहां कांग्रेस जीती है। कांग्रेस की जीत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी प्रचंड नहीं थी। प्रचंड जीत वही होती है जो मोदी जी दिलाए, वरना नहीं होती। अगर 2023 की 7 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनवरी 2023 में हिमाचल में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीनी थी, तो मई में कर्नाटक में भाजपा को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर किया था। नवंबर में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। मध्य प्रदेश बनाए रखा, मिजोरम में ने कांग्रेस जीती ने भाजपा। इस तरह कांग्रेस और भाजपा ने 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत हासिल की, यानी मैच टाई रहा। लेकिन 3 राज्यों की जीत को पूरा मोदी मीडिया मोदी की प्रचंड जीत बता रहा है। एक तथ्य ध्यान रखें कि 4 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से लगभग 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन जीत भाजपा की ही प्रचंड बताई जाएगी। ऐसा कहना मोदी मीडिया की मजबूरी भी है, होनी भी चाहिए। नहीं कहेंगे तो वफादारी कैसे साबित होगी? आखिर वफादारी तो साबित करनी ही होगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के से पहले हालात देखिए। किसान 1 साल बाद धरने से उठे थे। किसानों में बेहद नाराजगी थी सरकार के खिलाफ। बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। आशा वर्कर वेतन बढ़ाने की मांग के साथ आंदोलन कर रही थी। कोविड का डरावना प्रकोप था। शमशान और कब्रिस्तान लाशों से पट गए थे। ऑक्सीजन उपलब्ध न होने से न जाने कितने लोग मर गए। यूपी के विधानसभा चुनाव हुए, माहौल योगी सरकार के विपरीत लग रहा था। ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकार चिश्ती कर कह रहे थे कि योगी सरकार जा रही है, सपा आ रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो योगी जीत कर आए। जब माहौल विपरीत था, कोई इस वर्ग सरकार से नाराज थे, तो भाजपा को वोट कौन दे रहा था? जब इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश और मई में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, तो लगने लगा था कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकारों से नाराज है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही थी। कयास थे कि भाजपा की इस बार मध्य प्रदेश से सत्ता चली जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी। ये भी कयास थे कि कांग्रेस कम से कम छत्तीसगढ़ नहीं खोएगी, मध्य प्रदेश जीत लेगी। राजस्थान 50-50 का मामला था। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की जा रही थी, वो जीती भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रचंड रूप से जीती। बकौल मोदी मीडिया कांग्रेस को तेलंगाना पर संतोष करना पड़ा। हालांकि एक क्षेत्रीय दल को सत्ता से बाहर करना कांग्रेस की प्रचंड जीत तो कहा जा सकता है, लेकिन मोदी मीडिया नहीं कहेगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद वे लोग जो ग्राउंड पर जाकर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में मामा की सरकार जा रही है, वे लोग सिर धुन रहे हैं कि हमने ग्राउंड पर क्या देखा और ईवीएम से क्या निकला। इसी तरह 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी ग्राउंड रिपोर्टर सोच रहे थे कि हमने ग्राउंड पर क्या देखा था और ईवीएम से क्या निकला। सवाल ये कि 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत क्या कह रही है? क्या वास्तव में ही जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ओपीएस भी मुद्दा नहीं रहा? फिर जनता के लिए मुद्दे हैं क्या? एक वीडियो आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें एक आदमी चीख कर कह रहा था कि नहीं चाहिए सस्ता पेट्रोल, नहीं चाहिए रोजगार, नहीं चाहिए सस्ता गैस सिलेंडर, हमें सिर्फ मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए। क्या यही एक मुद्दा है? लगता है यही एक मुद्दा है। जनता के लिए हार्डकोर हिंदुत्व ही मुद्दा है। भाजपा का हार्डकोर हिंदुत्व क्या है, क्या ये बताने की किसी को जरूरत है? कांग्रेस अगर ये सोचती है कि वह भाजपा के हार्डकोर हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से कर पाएगी, तो उसे यह ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। हार्डकोर हिंदुत्व पर भाजपा का कॉपीराइट है। जब से संघ परिवार दूध में आया है तब से ही कॉपीराइट है। 1980 का चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना था। उन्होंने हिंदू सांप्रदायिकता को सहलाना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी भी उसी रास्ते पर चलते रहे। 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना भी सॉफ्ट हिंदुत्व का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। नरसिम्हा राव ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाए रखा। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, तो नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे? नरसिम्हा राव सो रहे थे।
यूपी शासनकाल में 2004 से 2014 तक देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई सब के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। बाद में हेमंत करकरे ने खुलासा किया था कि कई आतंकवादी घटनाओं में के पीछे एक अतिवादी हिंदू संगठन का हाथ था, जिसकी एक सदस्य आज सांसद हैं। न जाने कितने मुस्लिम नौजवानों को सालों साल जेलों में रखा गया, 25-25 साल बाद बेकसूर साबित हुए और जेल से बाहर आए। यह कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व ही कहा जा सकता है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद कई तरह की बातें की जा रही हैं। ईवीएम हैक करने की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा ने लोगों के दिमाग हैक कर लिए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं दिल हैक करता हूं। क्या हैक हुआ, इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक तथ्य है कि ईवीएम पर सबसे पहले भाजपा ने ही सवाल उठाए थे। बात 2009 की है, जब सत्ता में कांग्रेस थी और भाजपा कई सालों में चुनाव हार रही थी। उस वक्त भाजपा के प्रोद्धा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे नाम की एक किताब ही लिख डाली थी। वक्त बदला और भाजपा सत्ता में आई तो कांग्रेस के सुर बदल गए। अब कांग्रेस से लेकर सभी विरोधी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं। यानी जो चुनाव हार जाता है वह सबसे पहले ईवीएम पर ही सवाल उठाना शुरू कर देता है। सवाल यह है कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो भारत की ईवीएम से चुनाव कराना मजबूरी क्यों है? क्या भारत में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? दुनिया के तमाम विकसित देश जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली वगैरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो चाहते तो अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव करा सकते थे, लेकिन वो अपने यहाँ बैलेट से चुनाव कराते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ईवीएम पर इतने सवाल क्यों उठते हैं, बार बार उठते हैं। इसका संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को कोई कदम बड़ा उठाना चाहिए। आप देख रहे थे जन विचार। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।